हेलो फ्रेंड्स, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत डे और नाइट के चिल्ड्रन से होती है। ये ऐसे मिस्टीरियस बीइंग्स थे जो एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे। उनकी ये एंशिएंट फ्यूड धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि इसका असर पूरी ह्यूमैनिटी पर पड़ने लगा। इंसान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गए। एक तरफ लाइट वॉरियर्स थे और दूसरी तरफ शैडो वॉरियर्स। दोनों साइड्स के बीच भयंकर बैटल शुरू हो जाती है, जबकि उनके पीछे टेरिफाइंग मॉन्स्ट्रस फिगर्स खड़े दिखाई देते हैं। नैरेशन बताती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आज के समय में भी जारी है। तभी एक व्हीकल तेजी से आकर एक बिल्डिंग के पास क्रैश हो जाता है। धूल का एक विशाल क्लाउड चारों तरफ फैल जाता है। उधर एक बैंक के अंदर एक नैरेटर अटैकर्स को देखकर उन्हें हेल से आए हिडियस विलन्स कहता है। तभी एक वाइड और मेनेसिंग ग्रिन दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद डेंजरस विलन अब एक्शन लेने वाला हो। अचानक एक डिमोनिक क्लाउन एक विशाल बॉल के ऊपर दिखाई देता है। वह जोर से चिल्लाता है कि उसे हेवन की बहुत ज्यादा लॉन्गिंग है। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत उस क्लाउन का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक शोमैन जैसी आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। Ladies and gentlemen, welcome to the terrifying Highway to Heaven performance. क्लाउन ड्रामेटिक अंदाज में सभी का स्वागत करता है। वह हंसते हुए कहता है, Welcome to my personal Ralph show. तभी कोई जोर से चिल्लाता है, सब लोग भागो, क्योंकि एक बड़ा अटैक होने वाला था। अचानक रैल्फ अपने विशाल बॉल के साथ हवा में जंप करता है और पूरी ताकत से नीचे आकर स्मैश करता है। डेथ बॉल! एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। स्मोक और डिस्ट्रक्शन चारों तरफ फैल जाती है। रैल्फ उसी धुएं के बीच लैंड करता है और फिर खुद ही अपने अटैक की तारीफ करते हुए खुशी से हंसता है। ये कोई ऑर्डिनरी क्लाउन नहीं था, वह एक रैंक विलन समनर क्लाउन रैल्फ था। उधर एक टेरिफाइड पुलिस ऑफिसर के हाथ में मौजूद गन बुरी तरह कांप रही थी। वह ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ रैल्फ पर गन पॉइंट करता है। रैल्फ अपने विशाल बॉल के ऊपर खड़ा होकर उसे देखता रहता है। फिर रेजिस्टेंस देखकर वह इरिटेशन में अपनी टंग क्लिक करता है। इसके बाद रैल्फ अपने हाथ में मौजूद एक टॉय लाइक वेपन को चार्ज करने लगता है। उस वेपन के चारों तरफ क्रैकलिंग इलेक्ट्रिसिटी जमा होने लगती है। रैल्फ कंप्लेन करता है, जहां भी जाता हूं ये पेस्ट्स हमेशा सामने आ जाते हैं। फिर वह ऑफिसर का मजाक उड़ाते हुए वेपन फायर कर देता है। एक लाइटनिंग चार्ज्ड पिन शॉट तेजी से ऑफिसर की तरफ जाता है। अटैक के बीच रैल्फ की टेरिफाइंग प्रेजेंस और भी ऑमिनस लगने लगती है। अगले ही पल वह एक एक्सप्लोजन के बीच से तेजी से डैश करता हुआ आगे बढ़ता है। चारों तरफ केओस मचा हुआ था और रैल्फ इस डिस्ट्रक्शन को देखकर बेहद खुश हो रहा था। उधर बैंक के अंदर रैल्फ के हेंचमैन हॉस्टेजेस को टेरराइज कर रहे थे। वे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि और ज्यादा मनी लानी होगी और इसके बाद और भी बैंक्स को रॉब करना होगा। तभी दूर से एक स्कूल बस तेजी से सीन की तरफ आती हुई दिखाई देती है। उसके टायर्स जोर से स्क्रीच करते हैं, स्क्रीच! और बस अचानक वहीं रुक जाती है। रैल्फ की नजर तुरंत उस स्टॉप्ड बस पर पड़ती है। उधर क्रिमिनल्स में से एक रॉबर खुशी से अपने पूरे क्रू को देखकर कहता है, गाइस अब घर जाने का टाइम आ गया है। गैंग अपनी लूट लेकर एस्केप करने के लिए तेजी से स्कूल बस की तरफ दौड़ती है। एक ग्लव्ड हैंड कैश से भरा हुआ बैग कसकर पकड़े हुए है। रैल्फ बड़े आराम से पैसे निकालकर उन्हें देखता है और अपनी लूट को एडमायर करता है। वह खुशी से कहता है, मुझे कैश की स्मेल बहुत पसंद है। फिर वह एक्साइटेड होकर बताता है कि इन पैसों से वह अपना खुद का हॉरिफाइंग रैल्फ लैंड बनाएगा। उधर रैल्फ पैसे एंजॉय कर ही रहा होता है कि कई रॉबर्स दो लोगों को लेकर स्कूल बस में चढ़ने लगते हैं। एक रॉबर बस के डोर पर जोर जोर से बैंग करता है, डोर खोलो। आखिरकार बस के डोर स्लाइड होकर खुल जाते हैं। एक मास्क्ड रॉबर ड्राइवर को डांटते हुए कहता है कि उसने डोर खोलने में बहुत देर कर दी। उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तभी दूसरे रॉबर की नजर एक नर्वस ब्लॉन्ड वुमन पर पड़ती है। वह उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। उसके शरीर पर टैटू वाला रॉबर एक क्रीपी ग्रिन देता है और डिसाइड करता है कि ये वुमन उनकी हॉस्टेज बनेगी। इसी बीच बस के अंदर मौजूद एक रॉबर की नजर किसी और पर पड़ती है। वह पूछता है, और ये कौन है? फिर उसे पता चलता है कि वह गवर्नर की छोटी बेटी है जो डर के मारे रो रही थी। रॉबर्ट तुरंत उसे पकड़ लेता है। अब क्रिमिनल्स खुशी से कहते हैं कि उनके पास गवर्नर की वाइफ और डॉटर दोनों हैं। इसका मतलब उनके पास दो पावरफुल बार्गेनिंग चिप्स हैं। इधर बस ड्राइवर अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठा रहता है। वह अपनी रिएक्शन छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह अचानक मूव करता है और पर्पसफुली उन क्रिमिनल्स की तरफ बढ़ने लगता है। उधर मदर अपनी बेटी को बचाने के लिए किडनैपर पर झपट पड़ती है। वह डेस्परेटली बेगिंग करती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन रॉबर उसे जोर से हिट कर देता है। चुपचाप वहीं खड़ी रहो। महिला दर्द से चीखने लगती है। वहीं छोटी लड़की रोते हुए अपनी माँ को पुकारती है और उसकी माँ भी चीख कर अपनी बेटी का नाम पुकारती है। किडनैपर लड़की को धमकाते हुए कहता है, अगर ज्यादा स्ट्रगल की तो इसे पिंच कर दूंगा। तभी अचानक ऑफ स्क्रीन से एक आवाज आती है, क्या ब्लॉकहेड हो तुम? रॉबर का ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ चला जाता है और तभी बस के अंदर मौजूद एक ब्लैक क्लैड फिगर बेहद कामली बोलता है, बच्ची को छोड़ दो।
ये सुनकर सभी क्रिमिनल्स शॉक में उसकी तरफ देखने लगते हैं। अचानक किडनैपर को पीछे से पकड़ लिया जाता है। उसकी आंखें सरप्राइज में पूरी तरह फैल जाती हैं। ब्लैक क्लैड रेस्क्यूअर उसका सिर मजबूती से पकड़ता है और कोल्ड वॉइस में कमांड करता है, उसे छोड़ दो। रॉबर दर्द से चीखने लगता है, लेकिन तभी गैंग का एक बड़ा और पावरफुल एनफोर्सर गुस्से में उस रेस्क्यूअर की तरफ चार्ज करता है। रेस्क्यूअर अपनी आंखें नैरो करता है और आने वाले थ्रेट पर पूरी तरह फोकस कर लेता है। नैरेशन बताती है कि इस दुनिया में कुछ लोग स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग ग्रीड से ड्रिवन होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्राइम्स के लिए करते हैं तो उन्हें विलन्स कहा जाता है। और जो लोग नाइट चाइल्ड का ब्लड इनहेरिट करके अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्राइम्स के लिए करते हैं वे भी विलन्स कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था रैल्फ। उधर रैल्फ अपनी चीरिंग गैंग को लेकर स्कूल बस की तरफ बढ़ता है। वह खुशी से अनाउंस करता है, आज तो सेलिब्रेशन होगा, एक शानदार बारबेक्यू पार्टी करेंगे। उसका एक रॉबर आगे बढ़कर बस का हैंडल पकड़ता है और बस के अंदर चढ़ने वाला होता है, लेकिन बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा रॉबर अचानक खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि मिस्टीरियस रेस्क्यूअर ने उसे एक ही अटैक में उड़ा दिया था। नरेशन बताती है कि विलन्स के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये लोग भी एक अलग टाइप के सुपर ह्यूमंस होते हैं। उधर ब्लैक क्लैड मैन दूसरे रॉबर को भी बिना किसी डिफिकल्टी के सबड्यू कर देता है। नरेशन आगे बताती है कि ये सुपर ह्यूमंस मेजॉरिटी के साइड पर लड़ते हैं और इन्हें पब्लिक का भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। एक और थग को आसानी से नॉकआउट करने के बाद वह मिस्टीरियस फिगर स्मोक के बीच बस के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा हो जाता है। रैल्फ उसे देखकर थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। वह गुस्से में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? वह मिस्टीरियस मैन बिल्कुल कामली जवाब देता है, मैं बस यहाँ ट्रैश साफ करने आया हूँ। नरेशन बताती है कि जिन लोगों के अंदर डे चाइल्ड का ब्लड होता है वे विलन्स के ऑपोजिट टाइप के सुपर ह्यूमंस होते हैं। इन पावरफुल हीरोज को साइकर्स कहा जाता है। और अब उस मिस्टीरियस न्यूकमर की आइडेंटिटी रिवील होती है, फिस्ट रैंक स्ट्राइकर कैशन ले। कैशन रैल्फ को देखकर कैजुअली ग्रीट करता है। काफी समय बाद उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन साथ ही वह रैल्फ को कर्स भी करता है। कैशन की अनएक्सपेक्टेड अराइवल देखकर रैल्फ के चेहरे पर पैनिक साफ दिखाई देने लगता है। तभी कैशन के ईयरपीस में किसी की एंग्री आवाज आती है, कोई उसे डांट रहा था। वह अनसीन सुपीरियर कैशन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने पूरी ऑपरेशन प्लान को इग्नोर कर दिया, उसने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया था। अब जब डिस्ट्रैक्शन सपोजिटली खत्म हो चुके थे, रैल्फ एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तो अब थोड़ा फन करने का टाइम है। रैल्फ कैशन को गालियां देता है, लेकिन कैशन भी पीछे नहीं हटता। वह रैल्फ की पूरी गैंग को इंसल्ट करते हुए कहता है, तुम लोग तो ऐसे ट्रैश हो जिन्हें रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। कैशन साफ वार्निंग देता है, मैं एक भी विलन को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह अपनी फ्लेम्स की तरफ इशारा करते हुए धमकी देता है, मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। इसके बाद कुछ टाइम पास होता है। स्टोरी का सीन एक पीसफुल सिटी में शिफ्ट हो जाता है। सड़कों पर ऑर्डिनरी लोग अपने डेली काम में बिजी होते हैं। तभी एक न्यूज रिपोर्ट चलती है। न्यूज में पिछले दिन हुए बैंक रॉबरी के रिस्पॉन्स को लेकर पब्लिक बैकलैश की बात की जाती है। लोग साइकर्स की एक्सेसिव फोर्स को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने लैम्पिस यानी साइकर ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड की है कि कैशिन को उसके रूथलेस वायलेंस के लिए डिसिप्लिन किया जाए। इसके बाद सीन लैम्पिस वॉशिंगटन ब्रांच ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। ऑफिस के अंदर रैंक लाइट मेज डायरेक्टर टुपिन शिलर कैशिन के सामने बैठा होता है। वह कैशिन से सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम्हें खुद लगता है कि तुम एक विलन हो? कैशिन नर्वस होकर अपने हाथ में पेपर कप पकड़े रहता है। वह थोड़ा परेशान होकर जवाब देता है, मुझे विलन कहना थोड़ा हार्श नहीं है, लेकिन डायरेक्टर उसे अपने एक्शंस पर रिमॉर्स फील करने के लिए कहता है। टुपिन समझाता है कि कैशिन ने ऑपरेशन प्लान को इग्नोर किया और उसके इसी एक्शन की वजह से रैल्फ एस्केप कर गया। इतना ही नहीं, अब पब्लिक ओपिनियन भी लैम्पिस के खिलाफ जा रहा था। कैशिन अपनी तरफ से डिफेंड करते हुए कहता है, लेकिन रैल्फ ने हॉस्टेजेस को हर्ट किया था। उसका मतलब साफ था, उस सिचुएशन में उसे एक्शन लेना ही पड़ा था। टुपिन कोल्डली कैशिन को याद दिलाती है कि हॉस्टेज की सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन कैशिन इंसिस्ट करता है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वह हॉस्टेजेस को सेफली रेस्क्यू कर सकता है। टुपिन उसे समझाती है कि एक साइकर होने के नाते उसे हर सिचुएशन में रैशनली सोचना और एक्ट करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि वह सही है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके एक्शंस ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। फिर टुपिन उससे एक सीधा सवाल पूछती है, अगर तुम्हारे मेथड्स किसी विलन से अलग नहीं हैं, तो फिर तुम में और एक विलन में फर्क क्या है? कैशिन इस बात पर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। डायरेक्टर की क्रिटिसिज्म ने उसे अंदर से परेशान कर दिया था। आखिरकार टुपिन फैसला सुनाती है। कैशिन को टेम्पोरेरीली प्रोबेशन पर रखा जाता है और उसे वार्निंग दी जाती है कि प्रोबेशन के दौरान कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करे। टुपिन वहां से चली जाती है। कैशिन उसे जाते हुए देखकर बड़बड़ाता है, इस स्टील टावर की विच कहना बिल्कुल सही है। फिर वह सोचता है कि उसका दोस्त जेफ आखिर इतनी स्ट्रिक्ट वुमन का बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गया। कैशिन परेशान होकर खुद से कहता है,
मुझे किसी भी तरह यहाँ से एस्केप करना होगा। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल जेफ की थी। कैशन फोन उठाता है और कैजुअली उसे ग्रीट करता है। साथ ही वह वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीद रहा होता है। लेकिन जेफ की बात सुनते ही कैशन का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वह शॉक में पूछता है, लोकेशन कहाँ है? जेफ जवाब देता है, रोड्स। कैशन एकदम स्टन्ड हो जाता है क्योंकि रोड्स का मतलब था ग्रीस। स्टोरी तुरंत रोड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट होती है, जिससे पता चलता है कि कैशन वहां पहुंच चुका है। इसके बाद ग्रीस के ब्यूटीफुल सी साइड टाउन रोड्स का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। कैशन एक आउटडोर कैफे में आराम से टी पी रहा होता है। वह आसपास का ब्यूटीफुल सीनरी देखकर जेफ को धन्यवाद देता है कि उसने उसे यहाँ बुलाया। वह सोचता है कि आखिरी बार जेफ से मिले हुए कितना टाइम हो गया है, शायद लगभग आधा साल। कैशन कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहता है। वह पूरी तरह अपने थॉट्स में खो जाता है। तभी सीन अचानक एक पुराने स्थान पर शिफ्ट होता है, HC ऑर्फनेज। ये जगह कैशन के पास्ट से जुड़ी हुई थी। ऑर्फनेज के अंदर कुछ बच्चे बेहद एक्साइटमेंट के साथ 2 टॉय मॉन्स्टर्स को देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो टॉयज अपने आप मूव कर रहे हों। बच्चे अमेज्ड होकर एक बड़े लड़के की तारीफ करते हैं। वे पूछते हैं, क्या ये टॉयज सच में अलाइव हैं? वह लड़का उनका सवाल सुनकर मुस्कुराता है। वह बताता है कि ये सिर्फ डमीज हैं और वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें मूव कर रहा है। बच्चे उसकी एबिलिटी देखकर बेहद इंप्रेस्ड हो जाते हैं। तभी यंग कैश एक्साइटमेंट में जेफ से पूछता है, जेफ क्या तुम बड़े होकर साइकर बनोगे और टीवी पर विलन्स को बीट करोगे? लेकिन यंग जेफ अपनी एबिलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। वो मॉडेस्टली कहता है कि उसकी पावर शायद इतनी स्पेशल नहीं है, लेकिन कैश तुरंत उसकी बात काट देता है। वह एक्साइटमेंट से कहता है, नहीं, तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत कूल है। दोनों बच्चे साथ में खेलते रहते हैं। वापस प्रेजेंट में कैफे में बैठा कैशन उन पुराने ऑर्फनेज डेज को याद करता है। उसे याद आता है कि अडॉप्शन के बाद यूएस में बिताए गए वे शुरुआती दिन कितने केयर फ्री और नॉस्टैल्जिक थे। वह धीरे धीरे अपनी ड्रिंक साइप करता रहता है और मेमोरीज में खोया रहता है। कुछ टाइम बाद शाम हो जाती है। आसमान डार्क होने लगता है। कैशन अब कैफे के बाहर अकेला खड़ा जेफ का वेट कर रहा होता है। वह अपना फोन चेक करता है। टाइम हो चुका था 7:30 PM। कैशन नोटिस करता है कि जेफ अभी तक नहीं आया। वह उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेफ उसका फोन आंसर नहीं करता। अब कैशन को चिंता होने लगती है। वह फिर से कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी अचानक डस्क के बीच उसके पीछे से एक आवाज आती है, कैशन। कैशन अचानक टर्न करता है। उसकी आंखों में सरप्राइज साफ दिखाई देता है, क्योंकि जेफ आखिरकार उसके पीछे खड़ा था। कैशन जैसे ही अपने सामने देखता है, उसकी आंखें शॉक से खुल जाती हैं। जेफ बुरी तरह घायल था। उसका पूरा शरीर ब्लड से कवर्ड था। कैशन तुरंत उसे पकड़ लेता है क्योंकि जेफ गिरने वाला था। वह पैनिक में पूछता है, क्या किसी विलन ने तुम पर अटैक किया? लेकिन जेफ कुछ और ही कहता है। वह कमजोर आवाज में बोलता है कि मुझे तुम्हें यहां बुलाना ही नहीं चाहिए था। कैशन उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी जेफ अपने गले से एक मिस्टीरियस नेकलेस निकालता है और उसे कैशन के हाथ में रख देता है। वह उसे लेने के लिए इंसिस्ट करता है। कैशन प्रोटेस्ट करता है, अभी नेकलेस की चिंता मत करो, तुम्हारी हालत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जेफ बार बार कहता है कि ये नेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक जेफ का शरीर जोर से कांपने लगता है। वह दर्द से तड़प उठता है और उसके शरीर से ब्लड बाहर निकलने लगता है। कैशन ये देखकर पूरी तरह हॉरिफाइड हो जाता है। जेफ डेस्परेट होकर कहता है, कैशन टाइम नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम भी यहाँ रहे तो तुम भी डेंजर में पड़ जाओगे। कैशन को समझ ही नहीं आता कि जेफ आखिर किस बारे में बात कर रहा है। वह जेफ को संभालते हुए एम्बुलेंस कॉल करने लगता है, लेकिन तभी कैशन अचानक रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। अंधेरी रात में एक टेरिफाइंग फिगर उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में एक डार्क सोर्ड था। उसकी प्रेजेंस इतनी डरावनी थी कि जेफ और कैशन दोनों उसे देखकर कांप उठते हैं। अचानक अटैकर तेजी से उनके करीब आता है। जेफ कैशन को जोर से साइड में पुश कर देता है। उसी मोमेंट अटैकर अपना अटैक लॉन्च करता है। जेफ पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों में प्योर टेरर दिखाई देता है। उसे पता चल चुका था कि अब क्या होने वाला है। वह मास्क्ड सोर्ड्समैन ग्लोइंग आईज के साथ तेजी से आगे बढ़ता है। जेफ भी तुरंत उसका अटैक इंटरसेप्ट करता है। दोनों सोर्ड्स आपस में क्लैश करती हैं। क्लैंग! एक तेज फ्लैश ऑफ लाइट पूरे एरिया को रोशन कर देता है, लेकिन अटैकर की ब्लेड अचानक जेफ के शरीर को क्लीनली स्लाइस कर देती है। जेफ को एक मॉर्टल वुंड लगती है। कैशन वहीं खड़ा रह जाता है। उसके पूरे चेहरे और कपड़ों पर जेफ का ब्लड फैल जाता है। वह शॉक में अपने दोस्त को देखता है, फिर पूरी ताकत से चीखता है, जेफ! जेफ की लाइफलेस आंखें सामने देखती रहती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। कैशन जेफ की कॉर्प्स के पास कांपता हुआ बैठ जाता है। उसके पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं थे, लेकिन तभी उसकी नजर उस किलर पर पड़ती है। वह रूफटॉप्स के ऊपर से जंप करता हुआ दूर भाग रहा था। कैशन अपने दांत भींच लेता है।
उसके अंदर का ग्रीफ अब प्योर रेज में बदल चुका था। वह पूरी स्पीड से मर्डरर के पीछे भागता है। रुक जा! चेस रात के अंधेरे में आगे बढ़ती जाती है। आखिरकार दोनों एक लोनली मूनलिट कोस्ट लाइन तक पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे रॉकी शोर पर कैशन थका हुआ खड़ा था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। फिर वह उस सोर्ड्समैन को देखते हुए गुस्से में कर्स करता है। तुमने जेफ को क्यों मारा? वह पूछता है कि आखिर ये किलिंग किसी पर्सनल ग्रज की वजह से हुई थी या फिर किसी क्लाइंट ने उसे जेफ को मारने के लिए हायर किया था। कैशन अपनी फिस्ट कसकर बंद करता है, फिर कोल्ड और एंग्री वॉइस में कहता है, लेकिन अब रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक उसके पूरे शरीर से फ्लेम्स निकलने लगती हैं। उसकी आंखों में रिवेंज साफ दिखाई देता है। कैशन कसम खाता है, मैं तुम्हें अपने ही हाथों से जलाकर मार डालूंगा। लेकिन तभी सोर्ड्समैन अपना मास्क थोड़ा ऊपर उठाता है और बेहद कामली कहता है, तुम्हारे क्रूड तरीके से बात करने की आदत अभी भी नहीं बदली। कैशन की आंखें अचानक वाइडन हो जाती हैं। वह उस आवाज को पहचान चुका था। तुम? उस किलर की आइडेंटिटी सामने आती है। वह था स्रैंक साइकर, जैक खलीद। कैशन गुस्से और डिसबिलीफ से कांपते हुए उससे पूछता है, जैक, तुमने जेफ के साथ ऐसा क्यों किया? जैक बिल्कुल कोल्ड तरीके से जवाब देता है, जेफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेटर था। तभी एक और फिगर आगे आती है। उसके लंबे व्हाइट हेयर थे। वह जैक की बात को सपोर्ट करते हुए कहती है, जैक सच कह रहा है। फिर वह एक शॉकिंग क्लेम करती है। उसके मुताबिक जेफ ने खुद अपने ही एक कॉमरेड को मार डाला था। कैशन ये सुनकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। इंटरोगेटर्स बताते हैं कि उनके पास सिर्फ कोई विटनेस ही नहीं है, बल्कि इस एक्यूजेशन को प्रूव करने के लिए सॉलिड एविडेंस भी मौजूद है। वह व्हाइट हेयर्ड वुमन अपना परिचय देती है, लायरा, एस रैंक कोल्ड एयर मेज। लायरा बताती है कि लैम्पस के एग्जीक्यूटिव्स भी इस एक्यूजेशन को ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। तभी ब्लू हेयर्ड मैन कैशन की तरफ देखते हुए एक और शॉकिंग बात बताता है। वह कहता है, तुम्हारा नाम भी सस्पेक्टेड ट्रेटर्स की लिस्ट में है। कैशन की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। फिर वह वन आइड इंटेरोगेटर की तरफ इशारा करते हुए कजून को ऑर्डर देता है, जो कुछ भी जानते हो सब बता दो। वह खास तौर पर जेफ और केजून के बीच हुई कॉन्वर्सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। वन आइड इंटेरोगेटर रात के अंधेरे में जून को क्लोजली ऑब्जर्व करता रहता है। उधर कैशन ट्रबल्ड दिखाई देता है। लायरा उसके पीछे खड़ी रहती है, अपनी मैजिक को रेडी रखते हुए। कैशन टेंशन में धीरे से सांस छोड़ता है। उसके दिमाग में पुराने मेमोरीज आने लगते हैं। वह सोचता है, 10 साल से ज्यादा समय में जेफ ने कभी किसी को नहीं मारा। फिर वह खुद से सवाल करता है, तो फिर जेफ ने अपने ही कॉमरेड को कैसे मार दिया? लायरा कैशन को वार्निंग देती है। वह बताती है कि उनके अलावा यहाँ 2 और एलीट साइकर्स भी मौजूद हैं। इसीलिए वह कैशन से कहती है कि कोई रेकलेस डिसीजन लेने की कोशिश न करे। वन आइड मैन भी कैशन को काम रहने की सलाह देता है। वह कहता है, एक साइकर की तरह रैशनल रहो। फिर वह उसे फाइनल वार्निंग देता है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। कैशन कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहता है। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन बेहद अनसेटलिंग स्माइल दिखाई देती है। इंटेरोगेटर भी मानता है कि कैशन की बात में कुछ पॉइंट है। कुछ पल के लिए टेंशन कम होती है। लायरा खुद को मेंटली रिमाइंड करती है, मुझे काम और रैशनल साइकर की तरह बिहेव करना होगा। लेकिन अगले ही मोमेंट कैशन रेस्ट्रेंट पूरी तरह छोड़ देता है। वह अचानक आगे चार्ज करता है और गुस्से में चिल्लाता है, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। वन आइड मैन तुरंत अपनी सोर्ड ड्रॉ करता है और पूरी स्पीड से कैशन की तरफ रश करता है। अगले ही पल बूम! कैशन और सोर्ड्समैन के बीच एक वायलेंट हाई स्पीड बैटल शुरू हो जाती है। दोनों इतनी तेजी से अटैक और काउंटर करते हैं कि आसपास की हवा तक कांपने लगती है। कैशन मौका देखकर एक पावरफुल फ्लेमिंग पंच सीधे सोर्ड्समैन के ऊपर मारता है, लेकिन सोर्ड्समैन भी पीछे नहीं हटता। वह अपनी सोर्ड से एक बेहद पावरफुल काउंटर स्ट्राइक करता है और कैशन को पीछे धकेल देता है। सोर्ड्समैन अपनी पूरी कंसंट्रेशन को ब्लेड पर फोकस करता है। अचानक उसकी सोर्ड के चारों तरफ ब्लू एनर्जी जमा होने लगती है। फिर वह अपनी स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट करता है, सोर्ड स्पिरिट। उसके आसपास कई स्पेक्ट्रल ब्लेड्स अपीयर हो जाती हैं। उधर लायरा भी अपनी मैजिक अनलीश करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपनी टेक्निक एक्टिवेट करती है, कोल्ड ब्लास्ट। अचानक पूरे एरिया में फ्रीजिंग हवा फैल जाती है। हवा के अंदर काउंटलेस आइसी शार्ड्स घूमने लगते हैं। कैशन दोनों तरफ से आने वाले अटैक्स को देखकर और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, जो कुछ भी है अपनी पूरी ताकत के साथ आओ। अगले ही मोमेंट तीनों अपनी पावर्स एक साथ अनलीश कर देते हैं। आइस, फायर और सोर्ड एनर्जी, तीनों शक्तियां आपस में टकराती हैं और एक मैसिव केओटिक एक्सप्लोजन पूरे कोस्टलाइन को हिला देता है। लेकिन कैशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक्सप्लोजन के बीच से फिर से आगे डाइव करता है। उसकी फिस्ट पूरी तरह फ्लेम से जल रही थी और वह दोबारा अटैक के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक दूर से एक स्नाइपर गोली चलाता है। एक ग्लोविंग बुलेट तेजी से हवा को चीरती हुई कैशन की तरफ आती है। पैंग! गोली सीधे कैशन को लगती है। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। अपनी वुंड को दबाते हुए कैशन तुरंत समझ जाता है
इन अनसीन साइकर्स में से एक स्नाइपर है। लायरा घायल कैशन को देखकर कोल्डली कहती है, सरेंडर कर दो वरना अगली गोली तुम्हारे सिर में होगी। लेकिन कैशन हार मानने वाला नहीं था। वह उन्हें गुस्से में जवाब देता है। उसी मोमेंट उसके हाथ में फिर से फ्लेम्स इग्नाइट हो जाती हैं। वन आइड सोर्ड्समैन कैशिन की इस रिन्यूड डिटर्मिनेशन को देखकर थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। कैशिन पूरी ताकत से आगे चार्ज करता है। उसके चारों तरफ आग की वायलेंट वेव्स फैलने लगती हैं। वह जोर से चिल्लाते हुए अटैक करता है। अचानक हेलफायर, एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरे एरिया को आग की लपटों से भर देता है। एक्सप्लोजन के बाद कैशिन फ्रस्ट्रेशन में कर्स करता है। वह अपनी फ्लेम्स को अपने पैरों के नीचे प्रोपेल करके तेजी से वहां से एस्केप करने लगता है। भागते हुए वह पीछे मुड़कर चिल्लाता है, तुम लोगों से बाद में अपना बदला लूंगा। लेकिन एस्केप के बीच ही बैंग, एक स्नाइपर राउंड फिर से कैशिन को हिट करता है। उसके शरीर से खून की बौछार निकलती है। कैशिन शॉक में अपनी वुंड को देखता है। इस बार चोट बेहद गंभीर थी। वह समझ जाता है कि उसे फेटल हिट मिल चुका है। उसका शरीर कंट्रोल खो देता है और वह पानी और टूटे हुए डिब्री की तरफ गिरने लगता है। कैशिन अपनी किस्मत को कर्स करता है। अगले ही पल स्प्लैश, उसका शरीर पानी के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे वह गहराई में सिंक होने लगता है। ऊपर सिर्फ बबल्स उठते हैं और पानी में उसके ब्लड के हल्के ट्रेसेस फैल जाते हैं। डूबते हुए कैशिन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। फिर उसे जेफ याद आता है। वह रिग्रेट करता है कि मैं जेफ का बदला भी नहीं ले पाया। तभी कैशिन का ग्लोइंग नेकलेस उसके पास पानी में गिरता है और अचानक नेकलेस रिएक्ट करने लगता है। उससे मिस्टीरियस लाइट निकलने लगती है। इसके बाद सीन अचानक एक मॉडर्न स्कूल रेस्टरूम में शिफ्ट होता है। एक फॉसेट से पानी लगातार टपक रहा होता है। तभी पास से किसी स्टूडेंट की अलार्म्ड आवाज आती है। कुछ स्टूडेंट्स पैनिक में एक लड़के के आसपास जमा हो जाते हैं। उस लड़के का सिर टॉयलेट के अंदर पानी में डूबा हुआ था। एक स्टूडेंट घबराकर चिल्लाता है, ये सांस नहीं ले रहा। दूसरा डरते हुए कहता है, कहीं ये मर तो नहीं गया। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, सब लोग यहाँ से भागो। लड़के का सिर अभी भी पानी के अंदर सबमर्ज्ड था। उसके आसपास लगातार बबल्स उठ रहे थे। अचानक उसका शरीर थोड़ा ट्विच करता है। इससे साफ हो जाता है कि वह अभी भी जिंदा है। अगले ही पल वह लड़का अचानक टॉयलेट से अपना सिर बाहर निकालता है। गैस्प! वह जोर जोर से सांस लेने लगता है, पूरी तरह सोक्ड और पैंटिंग। वह बाथरूम फ्लोर पर टॉयलेट के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वह पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। उसकी आंखें देखकर वह खुद भी शॉक हो जाता है। उसकी आंखें गोल्डन थीं और उसके गले में कैशिन का वही मिस्टीरियस नेकलेस मौजूद था। लड़का कंफ्यूजन में नेकलेस को देखता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कैशिन ने हैरानी से सोचा, मैं आखिर कहाँ हूँ? उसे याद था कि वही क्लिफ से नीचे गिर गया था, लेकिन अब वह एक बिल्कुल अनजान कमरे में मौजूद था। वह टॉयलेट से दूर हटकर आगे बढ़ा। तभी उसने अपनी आवाज पर ध्यान दिया। मेरी आवाज को क्या हो गया है? उसने सामने लगे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। अगले ही पल कैशिन ने अपना चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह पूरी तरह डम्बफाउंडेड था। उसने तुरंत फॉसेट खोला और पानी से अपना चेहरा धोते हुए पूछा, मैं इतना यंग कैसे दिख रहा हूं? मेरा शरीर ये तो किसी टीनेजर जैसा है। कैशिन ने अपने बाल ठीक किए। फिर उसने ध्यान से अपने रिफ्लेक्शन को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये सच नहीं हो सकता। उसने सिंक को कसकर पकड़ लिया और सोचने लगा, आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे? तभी कैशिन ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसके दिमाग में एक के बाद एक कई अजीब अजीब इमेजेस दिखाई देने लगीं, जैसे किसी और की मेमोरीज उसके दिमाग में भर रही हों। कैशिन ने घबराकर आंखें खोल दी। क्या मैं कोरिया में हूँ? उसने अपनी गर्दन में लटक रहे पेंडेंट को देखा। फिर बेचैनी से सोचने लगा, ये सब कैसे हुआ? और मेरे दिमाग में ये मेमोरीज आखिर ये किसकी हैं? तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम आखिरकार जाग गए। कैशिन अचानक चौंक गया। उसने तेजी से चारों तरफ देखा, कौन है? उसी समय उसके पेंडेंट से डार्क माना बाहर निकलने लगी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। अगले ही पल उसके सामने एक डार्क स्पिरिट प्रकट हुआ। वह स्पिरिट कुछ देर तक कैशिन को देखता रहा, फिर शांत आवाज में बोला, मेरा नाम ऑस्कर है। मैं एक बहुत ही एंशिएंट नोबल स्पिरिट हूँ। कैशिन की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसने अपनी उंगली ऑस्कर की तरफ करते हुए हैरानी से कहा, तुम इस नेकलेस से बाहर निकले हो? ऑस्कर ने अपनी आंखें थोड़ी सी कोड़ लीं। उसने कैशिन को गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि तुम इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हो? कैशिन ने भौहें सिकोड़ लीं। सूरज की रोशनी पूरी बिल्डिंग पर पड़ रही थी। कैशिन बाहर निकला और सड़क पर चलते हुए सोचने लगा। कैशिन ने पूछा, क्या तुम ही थे जिसने मेरी मौत के बाद मुझे दोबारा जिंदा किया?
ऑस्कर उसके सामने उड़ते हुए आया और बोला, नहीं, तुमने कोरियन बहुत जल्दी सीख ली। तुम्हें पता होना चाहिए कि अडॉप्शन के बाद तुम यूनाइटेड स्टेट्स में रहने लगे थे। कैशिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे याद आया कि वह चट्टान से नीचे गिरा था। उसे पूरा यकीन था उसकी मौत हो चुकी थी, फिर भी किसी तरह वह दोबारा जिंदा हो गया था। कैशिन ने ऑस्कर की तरफ देखा। ओनिस्कर ने कहा, जेफ ने तुम्हें वह नेकलेस तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिया था। कैशिन ने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, क्या वह सच में मेरी रक्षा करना चाहता था? तो फिर जेफ ने उस समय जो कहा था, क्या वह सच था? कैशिन ने एक गहरी सांस ली और ऑस्कर की तरफ देखा। क्या तुम यह कह रहे हो कि जेफ किसी चीज की तलाश कर रहा था, किसी एंशिएंट आयरन सोर्ड की? ऑस्कर ने वह तलवार उसके सामने पेश की और कहा, यह सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इसे मिथोलॉजिकल ईरा के समय बनाया गया था। कैशिन ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये इतनी पुरानी है? ओनिस्कर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं एक एंशिएंट नोबल स्पिरिट हूँ। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता तो चुपचाप सुनो। कैशिन ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने अपना फोन देखा और पूछा, और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? ऑस्कर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं भी इसका विक्टिम हूं। तुम्हें दोबारा जिंदा करने के लिए मुझे अपनी आधी पावर इस्तेमाल करनी पड़ी। कैशिन ने शांत आवाज में कहा, यह तो बिल्कुल बकवास है। तभी अचानक कैशिन की नजर अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। स्क्रीन पर एक बेहद चौंकाने वाली खबर दिखाई दे रही थी। एक मशहूर साइकर कैशिन के ब्लैक ट्रैफिक में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। उसने आगे पढ़ा, एक मशहूर साइकर को खत्म करने का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिसे ब्लैक ट्रैफिक और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाया गया था। कैशिन की आंखें फैल गईं। उसने आगे पढ़ा, इस बीच फर्स्ट क्लास साइकर जेफ को गिरफ्तार करने के दौरान कैशिन ने उसकी हत्या कर दी। दुनिया भर में लोग जेफ की मौत का शोक मना रहे हैं। कैशिन ने अविश्वास से स्क्रीन को देखा। यह कैसी बकवास है? उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैंने जेफ को मारा था? उसके हाथ कांपने लगे। उसे जेफ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। कैशिन ने अपने दांत भींच लिए। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने जेफ को नहीं मारा। फिर उसके मन में एक और सवाल आया, क्या लाम्पेयस ने यह सारा इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिया है? ओनिस्कर भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। शांत हो जाओ कैशिन। लेकिन तभी काली एनर्जी ने अचानक कैशिन के पूरे शरीर को घेर लिया। उसकी आंखों में अलग अलग रंगों की रोशनी चमकने लगी। नीली माना की तेज लहरें उसके चारों तरफ घूमने लगीं और देखते ही देखते उसका एक हाथ एक भयानक डिमोनिक हैंड में बदल गया। कैशिन ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? दूसरी तरफ कुछ लड़के उस बिल्डिंग के पास खड़े थे। उनमें से एक ने पूछा, वह कहाँ है? दूसरे ने जवाब दिया, किसी को यहाँ आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तभी एक लड़का उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसे देखते ही एक स्ट्रेंजर ने पूछा, इसे देखो, क्या तुमने टॉयलेट चेक किया था? लड़के ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ। वहां कोई नहीं है। यह सुनकर बाकी लोग हैरान रह गए। एक ब्रूनेट ने हाथ में बेसबॉल बैट कसकर पकड़ते हुए पूछा, पक्का वहां सच में कोई नहीं है? फिर उसने पूछा, पुलिस या एम्बुलेंस भी नहीं आई? डरा हुआ लड़का सिर हिलाकर बोला, नहीं, वहां कोई नहीं था। ब्रूनेट ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। तभी गुस्से में खड़े ब्लॉन्ड ने पूछा, तुमने कहा था कि कैशिन मर चुका है ना? ब्रूनेट अचानक चुप हो गया। उसने कैशिन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, उसकी सांसें तो बिल्कुल नहीं चल रही थीं। ये जिंदा कैसे हो सकता है? स्ट्रेंजर ने उस लड़के को एक बैग देते हुए कहा, पहले शांत हो जाओ। ब्लॉन्ड ने गुस्से में पूछा, जब तुमने उसे चेक किया था तब तुम्हारा दिमाग कहाँ था? और अब हम तुम पर भरोसा कैसे करें? उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्ट्रॉ को कसकर पकड़ लिया। स्ट्रेंजर ने उन लोगों से कहा, चलो पहले इसे खत्म करते हैं। ब्लॉन्ड ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हम करने क्या वाले हैं? स्ट्रेंजर ने आराम से जूस पीना शुरू किया। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हम उसे ढूंढेंगे और फिर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सूरज की रोशनी पूरी बिल्डिंग पर फैल गई थी। वहीं दूसरी तरफ कैशिन बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। ओनिस्कर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या यह सच है कि स्कूल के बच्चे अक्सर अकेले रहने के लिए रूफ पर आते हैं? अगर ऐसा है तो तुमने रूफ चुनकर बिल्कुल सही फैसला किया है। कैशिन अचानक चिल्ला पड़ा, चुप हो जाओ ओनिस्कर, और मुझे यह समझाओ, मैं विलन कैसे बन गया? ओनिस्कर ने गहरी सांस ली। लगता है मुझे तुम्हें दोबारा जिंदा करने का फैसला करने पर पछतावा होने लगा है। ओनिस्कर ने कल्पना की कि कैशिन पानी में डूब रहा है। फिर उसने कहा, तुम्हारी फेट बदल चुकी है। तुम्हें एक बार मरने के बाद दोबारा जन्म लेने का मौका मिला, लेकिन जिस बॉडी में तुमने जन्म लिया है उसका असली मालिक एक दिन विलन के रूप में अवेकन होने वाला था। अचानक उसकी चेन टूटकर अलग हो गई। ओनिस्कर ने कैशिन को नीली एनर्जी से घिरा हुआ देखा। फिर गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी एबिलिटीज के परिणाम बहुत बड़े कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकते हैं। कैशिन ये सुनकर चौंक गया। कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस? तुम कहना क्या चाहते हो?
डरे हुए कैशन ने पूछा, क्या सच में? दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने उसकी फेट अपने हाथ में ले ली है, ऑस्कर ने जवाब दिया। हाँ। यह सुनकर कैशन हल्का सा हंस पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तो अगर एक टॉप क्लास साइकर विलन बन जाए? उसका हाथ धीरे धीरे कांपने लगा। अचानक कैशन ने दीवार पर जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! गुस्से में कैशन चिल्लाया, मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? और तुमने मुझे दोबारा जिंदा ही क्यों किया? ऑस्कर ने तुरंत कहा, खुद पर काबू रखो। फिर उसने राल्फ की कल्पना करते हुए कहा, तुम खुद जानते हो, विलेंस अपनी इच्छाओं से नियंत्रित होते हैं, और अभी वही इच्छाएं तुम्हें अपने कब्जे में ले रही हैं, क्योंकि वह बुराई अब तुम्हारे अंदर मौजूद है। कैशन ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ऑस्कर ने उसकी तरफ देखा और कहा, फिलहाल मैं उस बुराई को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, जितना ज्यादा तुम गुस्सा करोगे, तुम्हारे अंदर मौजूद वह बुराई उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। कैशन ने अपना चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह घबरा कर बोला, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? कैशन ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। ऑस्कर ने कहा, तुम्हें बस किसी तरह सरवाइव करना होगा। कैशन उसके शब्दों से हैरान रह गया। ऑस्कर उसके पास उड़ते हुए बोला, जेफ भी तुमसे यही कहता? कैशन ने तुरंत पूछा, तुम जेफ के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? ऑस्कर कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसे याद आया कि उसने जेफ से कैसे बात की थी। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहिए था। ऑस्कर को घायल जेफ का चेहरा याद आया। जेफ को पता था कि उसकी मौत करीब है, फिर भी उसने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। जेफ ने उस नेकलेस की तरफ देखा था। ऑस्कर ने गंभीर आवाज में कहा, जेफ सिर्फ एक चीज चाहता था, कि कैशन को सरवाइव करने का एक मौका मिले, और यही उसकी आखिरी इच्छा थी। कैशन ने गहरी सांस ली। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। ऑस्कर उसके सामने उड़ते हुए बोला, तुम्हें पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। गुस्से में कैशन बोला, बस करो, मुझे हर समय एडवाइस देना बंद करो। ऑस्कर ने कहा, तुम खुद भी वापस पूरी तरह ह्यूमन फॉर्म में आना चाहते हो, है ना? कैशन कुछ देर चुप रहा, फिर जमीन पर बैठते हुए बोला, हाँ, मैं वापस पहले जैसा इंसान बनना चाहता हूँ। वह धीरे धीरे उठा और रूफ के किनारे जाकर खड़ा हो गया। कैशन ने पूछा, एंशिएंट नोबल स्पिरिट का मतलब क्या है? ऑस्कर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इतनी दिलचस्पी है जानने में? कैशन ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल। कैशन ने नीचे स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ देखा। ऑस्कर ने कहा, अगर तुम एक सोर्ड ढूंढ लोगे तो तुम्हें खुद इसका जवाब मिल जाएगा। कैशन ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में वही सोर्ड घूमने लगी, वही मेटल का टुकड़ा। वह फेंस का सहारा लेते हुए बोला, क्या उस सोर्ड का जेफ की हत्या से कोई संबंध है? ऑस्कर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे पूरा यकीन है कि है। कैशन की आंखों में अचानक दिलचस्पी चमक उठी। उसने अपना ध्यान सामने खड़े लोगों की तरफ किया। तभी कुछ लड़के उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरों पर खतरनाक मुस्कान थी। उनमें से स्ट्रेंजर ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अभी भी जिंदा हो। सूरज की तेज रोशनी पूरे शहर पर पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां हैरानी से उस तरफ देखने लगीं। एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।